हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और वीडियो इम्पॉर्टेंट है ब्लॉक 2 में से स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट का जो हमारा BPAS 186 है उसका ब्लॉक 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो पहली वीडियो जो है ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुकी है, तो वो भी आप देख लें। अब दूसरी वीडियो है ब्लॉक 2 की, उसके अंदर पहला और दूसरा चैप्टर था जो कि हमने देख लिया था बहुत अच्छे से। अब हम देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे आपको टोटल जो है 4 चैप्टर होने वाले हैं और इस वीडियो में भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम टाइम लगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ मेन चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है मॉडल्स हैं। आपके मॉडल जो क्या आते हैं ये यहाँ से ही याद कर लो, मॉडल क्या क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन मॉडल ऑफ स्ट्रेस, तो आपको यहीं से जो है ये बता देना है। फर्स्ट मॉडल है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइट और फ्लाइट का, और ऐसे भी कुछ मॉडल के थ्रू भी पूछा जा सकता है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसका आंसर भी मैंने अपलोड किया था, फाइट और फ्लाइट का भी आंसर अपलोड किया है। कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल, जो कि ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। अब बचते हैं लास्ट के 3। अब ज़रूरी अगर यहाँ से भी आ गए तो आप क्या करोगे? लास्ट के 4। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ साइकोडायनेमिक थ्योरी है और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी है और डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल है। तो ये 4 चीज़ें और भी इसके अंदर आती हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं, लेकिन मेन 3 चीज़ें ऊपर वाली इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आपने अच्छे से ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे थोड़ा बहुत इनका भी कि क्या अंदर है, लेकिन ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। अगर आगे तो फिर तो किस्मत ही ख़राब है हमारी। तो डिस्कस वेरियस मॉडल ऑफ स्ट्रेस, इसके अंदर हम यही देखेंगे। मॉडल ऑफ स्ट्रेस, इस चैप्टर में आपको यूनिट 3 में आपको सिर्फ मॉडल ऑफ स्ट्रेस के बारे में ही जानना है। फाइट और फ्लाइट क्या होता है? जो कैनॉन है उन्होंने बताया है कि इसका जो आप अगर बोलेंगे कैनॉन जो है उन्होंने इसके बारे में फाइट और फ्लाइट जो है किसने दिया है? कैनॉन ने दिया है, ये याद रखना है। और इन्होंने स्ट्रेस एज द एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड फर्दर एलेबोरेट द स्ट्रेस हैड इन श्योर इन फाइटिंग इमोशंस। तो ये एक रिस्पॉन्स इन्होंने दिया है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स। कैनॉन कैनॉन बताते हैं फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स विद रिगार्ड टू स्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू कैनॉन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज़ एन आउटकम ऑफ एन एनवायरमेंटल डिमांड। तो ये कहाँ से आता है? इनके मुताबिक एनवायरमेंटल डिमांड जो होती हैं उनकी वजह से ये आता है। बाज़ एक्सटर्नल हो सकता है, ये एक्सटर्नल होता है यानी कि बाहर से आता है। एंड दैट लीड टू एन इम्बैलेंस इन द नेचुरल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि लीड करता है, ये एक्सटर्नल यानी कि बाहर से आता है। इनके मुताबिक, कैनॉन के मुताबिक जो है ये बाहर का स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, जो कि समाज में होता है। एनवायरमेंटल की वजह से, जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलता है तो उस वजह से स्ट्रेस होता है। फिर आपका स्कूल हो सकता है, फिर आपका जो है मतलब आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है। एनवायरनमेंट में जितने भी चीज़ें आती हैं तो उस वजह से स्ट्रेस, इनका कहना है कि ये आता है। और ये जो है ये एक homostates or the neutral study state on an individual. Cannon was also interested in sympathetic nervous system activation in an individual when is stressful situation. तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता है कि when an individual face a situation that is threatening, जब थ्रेटनिंग सिचुएशन फेस करता है तो उसके अंदर क्या होता है? गेट रेडी टू फाइट द थ्रेट और मे फ्लाइट और रन अवे। मतलब कुछ बीमारियां उसको होती हैं जो कि थ्रेटनिंग देती हैं, जो कि मान लीजिए बड़े बड़े लेवल की बीमारियां, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कैंसर। तो अगर वो किसी को हो जाता है तो वो एक ख़तरनाक बीमारी है, ख़तरनाक डिजीज़ है, उससे बचना
मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी जो आई हैं कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा उसमें जो है प्रॉब्लम्स होती है। एक तो जो पेशेंट है उसको तो होती ही है, लेकिन फैमिली भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम फेस करती है। अगर पेशेंट बीमार होगा तो फैमिली ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा, अगर कोई गरीब होगा तो वो क्या ही करेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता, भगवान के भरोसे है, फिर तो वो मर ही जाएगा अगर जिसके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये ऐसी खतरनाक डिजीज़ है जो आ सकती हैं। तो उसमें ना तो आप भाग सकते हो, ना आप देखो सिचुएशन में लड़ना तो ज़रूरी है, भाग तो आप सकते नहीं। तो फाइट और फ्लाइट का मतलब यही इसके अंदर आता है। तो ये दीज फिजियोलॉजिकल चेंज इंक्लूड स्वेटिंग, ड्राई माउथ। तो ये इसके अंदर क्या क्या होता है, जो जैसे स्वेटिंग होती है और मतलब पसीने आना बहुत ज़्यादा, और माउथ जो है ड्राई होना, मतलब इस फाइट और फ्लाइट की बात कर रही हूँ मैं। तो ये मत समझना कैंसर में होता है, कैंसर में तो क्या क्या डिजीज़ होती हैं वो वही जानता है। तो इसमें हम ये सिर्फ फाइट और फ्लाइट पढ़ रहे हैं। ये फिजियोलॉजिकल के अंदर बता रहा है कि ये बीमारियां हो सकती हैं। स्वेटिंग मतलब यानी कि पसीने आते हैं, ड्राई माउथ होता है, और टेंस मसल एंड सो ऑन। तो टेंस मसल जो है सो ऑन होती है, मसल खिंचती हैं। देयर आर आल्सो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और हार्ट रेट जो है मतलब बढ़ता है, मतलब पल्स रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर होता है। बिसाइड ब्रीदिंग में जो सांस होती है उसमें रैपिड्स होती है, पीपल्स में वेडेड। तो बेसिकली इन द मोमेंट द इंडिविजुअल बॉडी विल ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम बॉडी सिस्टम दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन टू द बॉडी सिस्टम, तो रिक्वायर्ड टू फंक्शन इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन एंड एट हैंड। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो माइंड है ना उसका, जो पेशेंट है उसका माइंड काम नहीं करता, वो उसका दिमाग जो ना बंद हो जाता है, ऐसे मतलब वो डर जाता है एकदम, ये थ्रेट मिलता है इस चीज़ से। तो ये मतलब फियर वाली सिचुएशन ये होती है, ख़तरनाक वाली। तो ये इसके अंदर आपने ये बता देना। देखो यहाँ पे दिया है थ्रेटनिंग सिचुएशन, हाइपोथैलेमस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड्रोक्राइन सिस्टम, तो एड्रिनल ग्लैंड इसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर आता है। तो ये जो है कैचोल सॉरी तो कैचोलेमाइन रिलीज्ड होती है, लीड टू इंक्रीज पल्स, जो कि इंक्रीज करती है पल्स रेट, ब्लड प्रेशर एंड रैपिड ब्रीदिंग। फिर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज, ये करती है एनर्जी रिलीज एंड स्वेलिंग होती है, यानी कि स्वेलिंग होती है और टेक प्लेस और इट इन हैबिट। स्वेलिंग क्या होता है, जो शिवरिंग होना, मतलब स्वेलिंग होना, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर आता है। अब physiological change during fight or flight. The fight or flight model has also have been receiving criticism, and individual differences may exist in the way people respond to threat situation. For instance, gender difference may exist. The blood pressure changes experienced during stress. Further, women may in fact not display fight or flight response, but may display tend and be friend. The response that was described Tyler, and response to stress involve seeking social support during such a situation. तो यहाँ पे अब जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम की, GAS जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम की बात करते हैं। ये किसने दिया है, हैंस सिले ने। जो फाइट और फ्लाइट है वो कैनान ने दिया हुआ है, और हैंस सिले जो है जर्नल अडेप्टेशन दिया है, GAS। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें स्टेज 1 आती है, जो द फर्स्ट स्टेज, जो पहली स्टेज होती है, अलार्म होती है। अलार्म मतलब जैसे अलार्म बजती है, जैसे आप फ़ोन के अलार्म समझ सकते हैं, वो वाली मत समझना, लेकिन जब स्ट्रेस होने वाला होता है तो ये पहली अलार्म जो उसके अंदर आती है। इस वजह से क्या थोड़ी बहुत चेंजेस बॉडी में आती है। दैट इज़ डिनोटेड बाय द डिक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। दिस स्टेज इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ, ये सिमिलर थोड़ी बहुत मिलती है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर एक्टिवेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। फर्दर द एपिनेफ्रिन एंड नॉरफिनेफ्राइन आर रिलीज्ड बाय द एड्रेनल
ग्लैंड जो कि रिलीज हो जाता है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो वो आप क्लियर कर देना। तो मेन आपको यहाँ पे ये चीज़ें स्टेज 1 में ये चीज़ होती है। स्टेज टू यहाँ पे स्टेज 2 में क्या होता है, पहली में अलार्म है, दूसरे में आपको क्या स्टेज है, सेकंड स्टेज क्या है इसकी, रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस है। द अडेप्टेशन इज मैक्सिमम एंड द equilibrium is restored. During this stage, there is an adaptation on the part of individual and resistance the stimuli that create stress. The resistance to other stimuli decreases. तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस होता है और स्ट्रेस जो है क्रिएट होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज वेल अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड दस द नॉन असेंशियल फंक्शन रिलेटेड टू डाइजेशन, मतलब नॉन असेंशियल जो कि मतलब कुछ अजीब चीज़ें जो है फंक्शन रिलेट होते हैं डाइजेशन सिस्टम के साथ। इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर होता है और इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम डू नॉट रिसीव एनी एनर्जी, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एनर्जी नहीं देता अच्छे से। दस द इंडिविजुअल कंटिन्यूस एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल चेंज सच एज इंक्रीज पल्स रेट, यानी कि पल्स रेट भी इसके अंदर भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर होता है, रैपिड ब्रीदिंग जो है तेज़ होती है सांस जो है, सो ऑन। दीज एक्टिविटी आर मेनली डायरेक्टेड टूवर्ड रेस्टोरेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम और बैलेंस। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब स्टेज 3 की बात करते हैं। स्टेज 3 के अंदर एग्जॉशन यानी कि ख़त्म, पहले अलार्म हुई, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस हुआ, फिर उसके बाद जो है एग्जॉशन यानी कि ख़त्म, कोलैप्स वाली स्टेज, थर्ड स्टेज जो है बोलते हैं ना, थर्ड स्टेज जो है कोलैप्स करती है, ख़त्म मतलब चीज़ें करती हैं। तो द लास्ट स्टेज इज़ दैट ऑफ एग्जॉशन। लास्ट स्टेज थर्ड स्टेज जो क्या है, एग्जॉशन, वेयर देयर इज़ ए कोलैप्स ऑफ अडेप्टिव मैकेनिज्म, यानी कि मैंने अभी बताया कोलैप्स करती है। एग्जॉशन ऑकर एज a result of collapse in adaptation mechanism and due to decrease in the physiological resource. When an individual experience stress for a long period, जब स्ट्रेस जो है बहुत लॉन्ग पीरियड से चल रहा है, मतलब लंबा वाला स्ट्रेस चल रहा है आपके साथ, तो the individual physiological resource deplete and this can have a negative impact on the physical health, जो कि ये एक नेगेटिव मतलब नेगेटिव चीज़ जो है इम्पैक्ट डालता है इंडिविजुअल पे, बंदे पे, उसकी हेल्थ पे, पूरी तरह इलनेस, बीमार हो जाती है ये चीज़ें। तो जो बंदा है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से यहाँ पे आता है। थर्ड स्टेज जो है डेंजरस स्टेज होती है। GAS provide valuable input with regard to stress. It does not focus on the physiological or cognitive reaction to stress. तो ये चीज़ जो है एक्यूट स्ट्रेस इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूट स्ट्रेस जो है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। एग्जाम्पल कुड बी एग्जामिनेशन or interview. These may not have significant effect on the individual and these are met with allostate response from the body, meaning there are physiological changes such as increase in blood pressure, release of hormones and transfer of energy but and the stressful situation. तो ये कुछ चीज़ें हैं इसकी। अब देखो ये इसके अंदर क्या इसमें दी गई है, परसीव्ड स्ट्रेस। परसीव्ड स्ट्रेस मतलब पहले क्या होता है, अलार्म रिएक्शन बोल सकते हो, फिर रेजिस्टेंस होता है, फिर एग्जॉशन होता है GAS के अंदर। ये किसने दी है, हैंस सिले ने दी है। ये चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दोनों चीज़ों से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे दोनों। आपके पहले हमने कितने 6 क्वेश्चन किए थे, अब और उसमें मिला लो आप 2 क्वेश्चन ये भी आ गए हमारे, है ना। अब है कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मॉडल है हमारा। दिस मॉडल रिलेट टू द पर्सपेक्टिव पुट फोर्थ बाय लेजरियस एंड हिज कोलीग्स। तो ये किसने दिया है, लेजरियस एंड इट्स जो कोलीग्स हैं उन्होंने दिया है। लेजरियस बिलीव्ड दैट, जो लेजरियस हैं वो बिलीव करते हैं
कि स्ट्रेस ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट, जो कि स्ट्रेस का इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट में। और ही आल्सो फोकस ऑन द कॉग्निटिव अप्रेजल, जो इनका फोकस हमेशा कॉग्निटिव अप्रेजल पे होता है, इज़ कैरिड आउट बाय द इंडिविजुअल वाइल डिटरमाइनिंग वेदर अ सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन डिटरमाइन होती है, इवेंट इज स्ट्रेसफुल और नॉट, इवेंट स्ट्रेसफुल है या नहीं है। He further stated that individual difference exists in the way in which the cognitive appraisal is carried out. The term cognition denote various mental process like thinking, various process इसके अंदर है, mental thinking है, like जैसे कि mental process हैं, thinking यानी कि सोचना बहुत ज़्यादा, reasoning and deciding besides attention, perceptions, memory, problems और solving and creativity इसके अंदर आती है। द कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल स्टेटस दैट एज द इंडिविजुअल फेस अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे कैरी आउट अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन इन टर्म ऑफ प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल, यानी कि स्टार्ट प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे दो टाइप की ये बताए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी अप्रेजल के अंदर क्या होता है, इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट। प्राइमरी में क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट स्ट्रेस ऑन द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल पे पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट जो है प्राइमरी के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि एंड सेकेंडरी क्या होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, डन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इंडिविजुअल पॉजेज एडिक्वेट रिसोर्स टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड अवॉइड इट्स डिटर्मिनेंटल इफेक्ट। तो ये जो है सेकेंडरी जो होता है, ये क्या करता है, इंडिविजुअल जब पॉजेज एडिक्वेट होते हैं, जो रिसोर्स है वो डील करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, ख़तरनाक मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो बंदा है डील करता है, और अवॉइड इट्स डिटरमेंट, और उसके अवॉइड जो है अवॉइड करता है डिटरमेंटल इफेक्ट, उसके अवॉइड कर देता है उन चीज़ों को। तो दस ए प्रपोज दिस मॉडल द रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेदर साइकोलॉजिकल नहीं फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्टिव ऑन बिहेवियर विल डिपेंड ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल, जो कि दोनों पे डिपेंड करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी पे, फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। ये एक डायग्राम दी गई है कॉग्निटिव अप्रेजल की। स्ट्रेसर प्राइमरी अप्रेजल स्ट्रेस इन इंटररिलेटेड इफ इट डेंजरस और नॉट, ये डिपेंड करता है डेंजरस और नॉट। प्राइमरी डेंजर इज परसीव्ड और नो डेंजर, देखो दो चीज़ें हैं, डेंजर के अंदर डेंजर परसीव्ड और नो डेंजर। सेकेंडरी अप्रेजल वन ऑन रिसोर्स आर एनालाइज, जो सेकेंडरी है वो वन एक ऑन रिसोर्स होता है जो एनालाइज करता है, रिसोर्स आर सफिशेंट, रिसोर्स आर इनसफिशेंट। स्ट्रेस एक्सपीरियंस कोपिंग एंड रिपेयरिजल। द कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल, तो ये इस फिगर से आप देख लेना है, थोड़ी बहुत अगर फिगर बनाएंगे तो उससे जो है आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। पर्सनल एनवायरनमेंट फिट मॉडल, ये भी थोड़ा बहुत दिया है, ये किसने दिया है, हमारे फ्रेंच, जो मॉडल वाज प्रपोज बाय फ्रेंच हैरिसन एंड कैप्लेन इन 1982। कैप्लेन, जो फ्रेंच हैरिसन एंड कैप्लेन है, उन्होंने 1982 में दिया है ये। द मेन अजम्पशन ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट विद रिगार्ड टू नीड एंड एबिलिटीज़, जब डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है रिगार्ड टू नीड, उसकी ज़रूरतें और एबिलिटीज़, एंड स्ट्रेस इज़ क्रिएटेड व्हेन देयर इज़ ए मिसफिट होता है बिटवीन द डिमांड्स दैट एन इंडिविजुअल इज़ एक्सपोज्ड टू एंड द रिसोर्स दैट इज़ पॉजेस। An employee who is well prepared for one of the important presentation in her his organization will look at the opportunity and not threat and thus, तो ये कुछ ये आपको ये याद रखना, अगर आ गया तो आपको जो पर्सन एनवायरनमेंट फिट मॉडल है जो कि फ्रेंच हैरिसन एंड कैप्लेन ने दिया है, कब दिया है, 1982 में। अब है साइकोडायनेमिक थ्योरी।
Psychodynamic theory are explain stress. फ्रेड डिस्क्राइब्ड साइन एंजाइटी, सिग्नल एंजाइटी। फ्रेड ने दी है और इन्होंने सिग्नल दिया है इसके अंदर एंजाइटी की वजह से, मतलब एंजाइटी इसके अंदर होती है और ट्राउमेटिक एंजाइटी होती है, सिग्नल एंजाइटी होती है। कैन बी सेड टू ऑकर व्हेन एन एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव डेंजर दैट इज कंसिस्टेंट विद रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसर एंड स्ट्रेन इज प्रेजेंट एंड traumatic anxiety is anxiety that are occur with an individual and is related to the repressed sexual drives and instincts that are aggressive within the model। बहुत इम्पोर्टेंट ये थ्योरी है आपकी, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये सब्जेक्ट एमए में भी आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी गई है किसने, फ्रॉइड ने। इसके अंदर जेनेटिक, अब देखो एक है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी और डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। ये दोनों चीज़ें जो इसके अंदर आती है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारा टाइम जो है वेस्ट होगा। अब हम करेंगे यूनिट 4 की ओर रुख। वर्क प्लेस स्ट्रेस मेजर कॉजेज़। वर्क प्लेस के अंदर जो स्ट्रेस कौन से होते हैं, उसके कॉजेज़ हमने इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मॉडल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस है मॉडल के यहाँ के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मॉडल, जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल, चैलेंज एंड हिंड्रेंस स्ट्रेसर। इसके अंदर आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मॉडल, जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल और चैलेंज होते हैं हिंड्रेंस एंड स्ट्रेसर के अंदर। ये ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं। अब है इसके अंदर कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, सोर्स ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस, डायरेक्शन एंड वर्क प्लेस, प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंडिविजुअल प्रिवेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो इंडिविजुअल करता है और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट करती है। इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को, 5 क्वेश्चन इसके अंदर इम्पोर्टेंट है हमारे। डिफाइन स्ट्रेस, डिस्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, स्ट्रेस को डिफाइन कीजिए, डिस्ट्रेस को बताइए और स्ट्रेन को बताइए। स्ट्रेस क्या होता है, डिस्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। डिस्क्राइब द स्ट्रेस प्रोसेस, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्टर एट वर्क प्लेस और इल्यूस्ट्रेट द consequences ऑफ स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो कि पहले चैप्टर में हमने ये चीज़ें देखी हैं। कुछ चीज़ें जो है हमें नॉलेज दी गई है इसके अंदर। मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस, इसके जो मॉडल्स हैं स्ट्रेस के। अब देखो यहाँ पे जो है एक इसका ये बताया गया है कि इसके अंदर जो है अभी हमने कुछ मॉडल्स पढ़े, जो 3 इम्पॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं, और एक वो जो अभी हमने पढ़ा, वेट देखते हैं, तो हमने जो साइकोडायनेमिक थ्योरी पढ़ी थी, है ना, तो वो भी एक ये इसके अंदर जो है हमने मॉडल्स पढ़े, मॉडल ऑफ स्ट्रेस के हमने पढ़े हैं। तो ऑल ऑफ द मेंशन मॉडल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस, दिस इज ऑल हेल्प टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड देयर बाय अडॉप्ट वे टू कोप एंड लेसन दैम। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मॉडल, यानी कि कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, कौन सा रिसोर्स है। एज यू हैव लर्न सीले गैस, आपने अभी देखा, अभी आपने पढ़ा, लर्न किया कि GAS जो होता है, 3 चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अलार्म उसके अंदर पहले होता है, रेजिस्टेंस होता है और एग्जॉशन होती है। 3 चीज़ें उसके अंदर आती है, गैस के अंदर भी। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, हाउ एवर इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेसर स्पेशली एट वर्क प्लेस सिंस मोर एंड मोर पीपल आर नाउ फीलिंग द प्रेशर ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस। तो द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स COR मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय स्टीवन हॉबफुल। तो ये किसने दिया है, हमारे स्टीवन ने दिया है, स्टीवन हॉबफुल ने दिया है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मॉडल 18
सॉरी 1989 में, एंड इट्स पॉजिट दैट देयर आर अ सेट ऑफ रिसोर्स दैट एन इंडिविजुअल seeks to acquire and maintain in order to accommodate, withstand, overcome potential threat. तो देयर रिसोर्स कैन बी होम एंड क्लॉथिंग, लिविंग अरेंजमेंट यानी कि कंडीशन, सेल्फ एस्टीम, नॉलेज, time, personal characteristics such as related factor. Hopeful identify as set of 74 स्पेसिफिक रिसोर्स, 74 स्पेसिफिक रिसोर्स इन्होंने जो है आइडेंटिफाई की हैं विद अकॉर्डिंग टू हिम अपियर टू हैव वैलिडिटी टू वेस्टर्न context. Thus, stress occur when there is loss of resource. जब loss of resources होता है तो which serve to deplete one resource further according to this model. Stress is largely culturally determined and the demand placed on the individual are from shared social context. Stress has environmental, culture and social bias in term of demand. तो ये इसका ये है. अब जॉब डिमांड की वो तो एक हमने देखा उसका कंजर्वेशन वाला. अब जॉब डिमांड की वजह से स्ट्रेस जो होता है तो इसके अंदर द जॉब डिमांड रिसोर्स JDR जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन कारासिक अर्लियर वर्क ऑन जॉब डिमांड कंट्रोल मॉडल 1979 में बताया था, विच एम्फेस्ड ऑन जॉब कंट्रोल एज अ मेजर फैक्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय स्ट्रेस. तो एक बड़ा मेजर फैक्टर है अंडरस्टैंड करने का स्ट्रेस को, एक जॉब जो एम्प्लॉय होता है उसका. द JDR model expanded the earlier work and placed job control within the larger realm of resource that may act to serve as a buffer or help in reducing the effect of the demand of on job. तो ये एक उसकी वजह से आता है. द मॉडल पोजिट्स दैट द स्ट्रेन रिजल्ट फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब डिमांड एंड द रिसोर्स अवेलेबल टू द एम्प्लॉय. ऑल जॉब हैव देयर ओन रिसोर्स दैट आर यूज्ड. हाउएवर स्ट्रेस इज कॉज्ड व्हेन द डिमांड ऑफ अ जॉब एक्सीड द रिसोर्स अवेलेबल टू द एम्प्लॉय. अब चैलेंज एंड हाइंड्रेन स्ट्रेसर. हाइंड्रेन स्ट्रेसर आर कंसीडर्ड टू बी बैड वन. जो हाइंड्रेन स्ट्रेस जो क्या है कंसीडर किस में आता है, बैड वन, मतलब बैड, नॉट गुड, बैड स्ट्रेस बनना चाहता है. आर एक्सप्लेन अ जॉब डिमांड दैट आर नेगेटिवली लिंक टू वर्क एंगेजमेंट. जो कि नेगेटिव है, इसका जो है नेगेटिव के तरीके से देखा जाता है इसको. और एग्जाम्पल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल लैक ऑफ रिसोर्स यानी कि रिसोर्स का कम होना एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स. और चैलेंज स्ट्रेसर आर द गुड काइंड ऑफ स्ट्रेसर यानी कि जॉब में मतलब ये होना कि रिसोर्स कम हो जाना, तो ये एक चैलेंज होता है स्ट्रेसर के लिए. गुड काइंड ऑफ स्ट्रेसर विच आर सपोज टू डेवलपमेंटल एंड पॉजिटिवली रिलेटेड टू वर्क एंगेजमेंट. तो दिस इंक्लूड रोल डिमांड, वर्कलोड एंड सच अदर रिलेटेड फैक्टर. सोर्स ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस. सोर्स ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस क्या क्या होता है. So far you have learned about stress, strain and distress as well as the different approaches to understand stress. अब देखो यहाँ पे एक इसके थ्रू देखते हैं हम. स्ट्रेस, रोल डिमांड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वर्क लाइफ ट्रेड ऑफ्स, इंटरपर्सनल चैलेंज एंड एवेल्यूएशन एप्रीहेंशन. तो ये स्ट्रेस के कुछ जॉब के मतलब जब जॉब के थ्रू वर्क प्लेस के मतलब वर्क प्लेस में होते हैं उनके जो स्ट्रेस यहाँ पे बताए हैं इन वजह से होता है. कॉजेज़ ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस, ये वर्क प्लेस स्ट्रेस है. ठीक है, फिगर जो हमें क्या बता रही है, कॉजेज़ ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस जो जॉब की वजह से होते हैं. रोल डिमांड. अब जो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा सोर्स ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस, तो क्या सोर्स है वर्क प्लेस स्ट्रेस के, रोल डिमांड
एक रोल डिमांड है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा लोड है इन्फॉर्मेशन का, वर्क लाइफ ट्रेड ऑफ है और इंटरपर्सनल चैलेंज है, बहुत सारे और भी चैलेंजेस आ गए हैं, अवेल्यूएशन अप्रीहेंशन आ गया है। तो इस वजह से स्ट्रेस होता है वर्क प्लेस पे। रोल डिमांड, अब एन एम्प्लॉय इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ रोल। तो एक जो एक्सपेक्ट करता है एम्प्लॉय जो है वेराइटी ऑफ रोल की, मतलब अलग अलग वेराइटी जो है एक्सपेक्टेड करता है, लेकिन विच हैज़ टू फुलफिल in this regard, cause of the workplace stress are depicted in figure। तो आपने इसके अंदर देखा the organization hire a person to do certain things। तो जो एक HR होता है जो कि पर्सनल को, ऑर्गेनाइजेशन जो हायर करती है एक पर्सन को, however the expectation placed on the individual, जैसी भी उसकी एक्सपेक्टेशन होती है इंडिविजुअल की, are very stressful। रोल, अब ambiguity and role conflict are such demand in the former, देयर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं होती है रिगार्डिंग वंस वर्क रोल एम्बिगिटी कैन टेक प्लेस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड एनफ इंफॉर्मेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से उसको इन्फॉर्म नहीं करती चीज़ें, बहुत सा मतलब पूरा सब कुछ नहीं बताती है, अबाउट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, जो कि वो चाहता था तो वो नहीं करता, एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय से जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक चीज़ आती है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब देखो, नेवर बिफोर दिस टाइम बिफोर हैव रिसीव्ड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब इनफैक्ट द पेंडेमिक इज कंसिडर्ड एज इन्फोडेमिक पीरियड, द इंफॉर्मेशन इंक्लूड बोथ एट द पर्सनल एज वेल एज द फॉर प्रोफेशनल डोमेन। तो दस इंफॉर्मेशन ओवरलोड रेफर टू द एक्सपोजर टू टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा, जो कि बहुत ज़्यादा डाटा जो है इंफॉर्मेशन होती है। गेटिंग अवे फ्रॉम इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो दैट इजी इन अ स्टडी ऑफ गिब्स GIBBS। गिब्स ने 2012 में बताया 59% ऑफ दोज एज्ड 18-29 सेड 18 से 19 वाले बंदे जो हैं बोलते हैं कि दैट दे कुड जस्ट रिमेन अवे फॉर 1 hour फ्रॉम देयर मोबाइल devices। Researchers have included that too much information interferes with effective performance and work। तो ये इसकी वजह से जो होती है, multitasking and fragmental attention lead to decrease in efficiency and mental alertness। वर्क लाइफ ट्रेड ऑफ्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्क लाइफ ट्रेड ऑफ होता है जो कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है, मतलब उसकी वजह से जो है ये स्ट्रेस होता है। देयर बीइंग 169 आवर इन अ वीक, जो कि 169 आवर जो है वीक में होते हैं, और हाउ दीज आवर आर बीइंग स्पेंड इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड फैमिली। तो कैसे जो है उसको जो है वर्क में भी करना है, मतलब फैमिली को भी देखना है। चैलेंज बहुत बड़ा ह्यूज चैलेंज इसके अंदर आता है। वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन डिमांड फ्रॉम वर्क प्लेस एंड नॉन वर्क डोमेन नेगेटिवली अफेक्ट ऑन अनदर। तो ये एक नेगेटिव अफेक्ट डालती है अनदर पे। इंटरपर्सनल चैलेंज, मैनी टाइम पीपल क्वाइट देयर जॉब बिकॉज, बहुत टाइम जो है मतलब उनकी जॉब को वो क्वाइट कर देते हैं। दे वांट टू क्वाइट देयर मैनेजर, quit their manager if the relationship with the manager or the supervisor is not amiable। तो एक तगड़ी रिलेशनशिप नहीं होती है, मतलब अच्छे से नहीं होती है, प्यार से नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से भी जो है एक बंदा एम्प्लॉय जो है उस जॉब को जो है त्याग कर देता है। तो सपोर्टिव मैनेजर क्रिएट द वर्क एनवायरनमेंट टू जॉयफुल, अगर अच्छा सपोर्टिव मैनेजर मिल जाए तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और जॉब को जो है अच्छे से बना सकता है। तो एवेल्यूएशन अप्रेहेंशन, तो व्हेन पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट being evaluated or judged by others in it can also a source of workplace stress। तो जब जो
पीपल हैं वो कंसर्न होते हैं अबाउट बीइंग अवेल्युएट और जज्ड बाय अदर्स, जो कि जज करते हैं अदर, एंड इट आल्सो सोर्स ऑफ वर्क प्लेस, जो कि ये भी एक सोर्स है वर्क प्लेस में जो स्ट्रेस का। और बीइंग अवेल्ड कैन बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग अराउजल एंड बीइंग मोटिवेटेड। तो ये एक हाई लेवल ऑफ एलिवेशन एप्रहेंशन हैव बीन शोन टू रिड्यूस एम्प्लॉय विलिंगनेस विलिंगनेस शेयर नॉलेज इन द वर्क प्लेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ गए। कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, क्या क्या कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस के हैं। तो इसके जो कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस यानी कि इसके जो नतीजे आते हैं, बाय नाउ मस्ट हैव गैदर्ड दैट टू मच स्ट्रेस इज़ नीदर गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन नॉर फॉर वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। तो ये अच्छे नतीजे नहीं ही आते हैं स्ट्रेस की वजह से, जो है ना तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होते हैं और ना ही एम्प्लॉय यानी कि इंडिविजुअल के लिए होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल नतीजा है जो कि वर्क प्लेस स्ट्रेस के अंदर आता है। ये क्या है हमारा, यू आर अवेयर ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंज इन द बॉडी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो आप जब अवेयर हो फिजियोलॉजिकल चेंज, मतलब अवेयर हो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस मतलब किसकी वजह से होता है, ये स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से चेंज आता है, अवेयर होते हो जब। तो इट इज़ ईजी टू मेज़र सच चेंज इन द बॉडी बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो एक ईजी हो जाता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस सच एज हीट, हार्ट रेट, मेटाबॉलिक चेंजेस, ब्रीदिंग पैटर्न, स्किन प्रॉब्लम एक्सेट्रा पहचानने में जो है ये समझ में आ जाता है। तो स्ट्रेस लीड टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल है, और लेवल ड्यू टू विच देयर इज़ हायर इंसिडेंस ऑफ इलनेस एंड डिजीज़, जो कि हाई लेवल पे इंसिडेंट्स होते हैं और इलनेस यानी कि बीमारी और डिजीज़ आ जाती हैं। तो अब साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस क्या होते हैं। It is not only the physiological consequences but also the psychological consequences that are equally problematic। मतलब ये भी एक प्रॉब्लम फेस होती है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जो कि मतलब इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। डिप्रेशन एंड एनजाइटी हो सकती है, कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देयर आर ऑन द राइज इन द मिलेनियल जनरेशन। डिप्रेशन इज़ अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन फील सैड एंड होपलेस। तो एनजाइटी होती है इसके अंदर ही। तो चलिए ये थोड़ा थोड़ा आपने देख लेना है। बिहेवियर कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, वर्क प्लेस स्ट्रेस। तो बिहेवियर का नतीजा क्या होता है, द मेन बिहेवियर कंसिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस आर डिक्रीज परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज विड्रॉल, एंगर एंड वायलेंस, अल्कोहल, जो कि अल्कोहल होता है, विड्रॉल मतलब इंक्रीज, एंगर गुस्सा होता है, वायलेंस होती है लड़ाई झगड़े, ड्रग एब्यूज़ कर सकता है उसके अंदर। तो एंड अर्लियर मेंशन्ड दैट आर स्ट्रेस इज़ नॉट बैड, therefore stress should be in just right proportion for optimal function. Too much or too less stress will impair and one performance as indicated in figure। तो ये कुछ द स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व दिया गया है यहाँ पे, इसके अंदर जो है एक फिगर दी गई है, स्ट्रेस परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, स्ट्रेस लेवल। तो यहाँ पे देखो ये एक फिगर एक, तो ये वाली फिगर है जो फैटी की है और एक एग्जर्शन की फिगर है। तो फैटी की फिगर और एग्जर्शन की फिगर, इसके अंदर फैटी वाली के अंदर देखो लेड बैक इनएक्टिव चीज़ें होती हैं, और जो एग्जॉशन वाली स्टेज पे दिया है एंजाइटी, पैनिक, एंगर और ब्रेक डाउन इसके अंदर होता है, और टू लिटिल स्ट्रेस अंडर एंड ऑप्टिमम स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस ओवरलोड एंड बर्नआउट स्ट्रेस। तो ये कुछ चीज़ें जो है इसको द स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व के अंदर दी गई हैं। एक तरफ आपका फैटी है और एक तरफ आपका एग्जॉशन है। अब
यहाँ पे आपको स्ट्रेस परफॉर्मेंस, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे थर्ड आपका बिहेवियर था, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंसान के अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द नो टू इंडिविजुअल विल हैव द सेम रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रेसर। This is because people differ in terms of their knowledge, skills, abilities, and personalities. One of the most frequently researched areas in the association between stress and personality and type A and type B personality have received more attention. The personality trait of type A display high level of impatience and do things quickly and are highly competitive. So such people are prone to experience stress. अब वन ऑफ अदर जो बी वाला है, डू नॉट हैव द अर्जेंसी ऑफ टाइम बीइंग लेस डिवोटेड, मतलब एक तो जल्दी से काम करता है, एक तो मतलब एक तो जल्दी से करता है और एक जो है बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ढीला है, सही तरीके से जो है वर्क नहीं कर पाता है। तो लेस कम्पिटिटिव देन टाइप अ, तो टाइप ए से जो लेस उसको कम्पिटिटिव कह सकते हो, आप कंपटीशन उसका कम कह सकते हो। तो दो टाइप के इंडिविजुअल होते हैं, एक सुपर इंटेलिजेंट होता है और एक जो है ऐसे ही होता है लल्लू टाइप। तो डिस्ट्रैक्शन एट वर्क प्लेस, तो डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है, डिस्ट्रैक्शन एट एफिशिएंसी। अब यहाँ पे एक कुछ कंप्रहेंसिव डिस्ट्रैक्शन मॉडल दिया गया है एक डायग्राम के थ्रू, इसको हम रहने देते हैं क्योंकि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब ऐसे वीडियो तो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी और आप भी बोर हो जाओगे। प्रिवेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रिवेंटिव कैसे किया जा सकता है स्ट्रेस को। इंडिविजुअल प्रिवेंशन, देयर आर वेरियस सेल्फ डायरेक्टेड स्ट्रेटजी टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रोमोट वेल बींग। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो है डायरेक्ट सेल्फ डायरेक्ट होती हैं जो कि डिस्ट्रेस को मतलब रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है और वेल बींग कर सकती है। इंडिविजुअल प्रिवेंशन इन्वॉल्व इंटरवेंशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी लेवल एक्टिविटीज़। इसके अंदर जो है प्राइमरी होती है, सेकेंडरी लेवल होता है और टेरिटरी लेवल होता है। हियर प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ आर पॉजिटिव थिंकिंग, जो प्राइमरी होती है वो पॉजिटिव थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट के अंदर आती है। और लेजर टाइम एक्टिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग इज अ स्टाइल ऑफ थिंकिंग विच इज़ ऑप्टिमाइज, इट एनहेंस द वेल बींग ऑफ एन इंडिविजुअल, हर हिज परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट इन लेस susceptibility to mental health disorder, the depression. Time pressure is considered as one important source of stress. The symptoms of poor time management are missed deadline. तो symptoms इसके अंदर किस किस कारणों से हो जाता है ये symptoms इसके होते हैं कि मैनेजमेंट जो है मिस डेडलाइन, जो है अच्छे से टाइम पे डेडलाइन जो है मिस कर देता है, वर्क ओवरलोड बहुत ज़्यादा होता है, इनसफिशेंट रेस्ट टाइम नहीं, मतलब रेस्ट नहीं मिलता है, एक्सेट्रा। तो effective time management method are setting the goal and attainable, prioritizing the goal, planning for goal and attain like delegation etc. जो हमने पहले यूनिट 1 यूनिट 2 में पढ़ा था, इन चीज़ों प्रिवेंशन का भी हमने पढ़ा था, तो आप उसको समझ के भी इन चीज़ों को जो है खुद से भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कुछ कुछ मिला जुला के होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रेस को मैनेजमेंट करती है, तो ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल आल्सो एंगेज्ड इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी प्रिवेंशन। तो ये भी 3 टाइप के जगह से करती है, एक तो प्राइमरी करती है, सेकेंडरी करती है और टेरिटरी करती है। मोस्टली द प्रिवेंशन एट द प्राइमरी लेवल इंक्लूड, प्राइमरी लेवल जो है मोस्टली इंक्लूड होता है जॉब रीज डिज़ाइन, रोल negotiation and career management. Job design tend to increase worker control. Team building and social support are considered under secondary prevention. The secondary prevention is also targeted through goal setting activities, जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है टारगेट थ्रू जो गोल सेटिंग और एक्टिविटी जो है करता है। और दिस इज़ रिगार्ड गोल सेटिंग हेल्प, मतलब सेट करके टाइम को मैनेज किया जाता है, तो हेल्प करता है ये इन चीज़ों को करने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है, डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको ये पूछा जा सकता है। अब ये वाला हमने यूनिट 2 भी कर लिया कंप्लीट।
अब है यूनिट 5 के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पुअर टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव ऑन जॉब परफॉर्मेंस। इधर से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हाईलाइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर टाइम मैनेजमेंट। आपको हाईलाइट करने हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर, जो पोर टाइम मैनेजमेंट होता है, जो अच्छे से टाइम नहीं मैनेजमेंट होता। तो असेस द इफेक्ट ऑफ इन एडिक्वेट द मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल ऑफ इंडिविजुअल एंड। तो ये भी आपको इन एडिक्वेट, ये क्वेश्चन लाइफस्टाइल इंडिविजुअल ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पोर टाइम मैनेजमेंट एंड जॉब परफॉर्मेंस एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे भी किस तरह से पोर मैनेजमेंट होता है। तो मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन इसके अंदर है। अब कोर प्रीमिसेस जो होती है, लो वैल्यू ऑफ टाइम एज अ रिसोर्स, जो कि लो वैल्यू होती हो टाइम रिसोर्स होता है, जो कि वन ऑफ द साइलेंट डिफरेंस, जो कि पहला एक साइलेंट डिफरेंस है बिटवीन द डेवलप एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, इज दैट इज द फार्मर ग्रुप ऑफ नेशन टाइम इज वैल्यू इमेजली while in the latter is value is relatively less. No doubt there are organizations which are intensely mindful of the significance of time as an important source. It is the process of development, yet the culture of concerness regarding time management exists in most गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, एजुकेशनल, मोस्ट जो इसके स्ट्रक्चर हैं, एजुकेशनल है, सोशल है, इंस्टीट्यूशन है बनाए गए हैं, सेवरल प्राइवेट सेक्टर हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। टाइम इज़ जनरली स्पेंड ऑन यूज इंस्टेड ऑफ बीइंग इन्वेस्टेड एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ द रियली असेस्ड इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इथिकली इम्प्लीकेशन होती है एक, व्हेन सिटीजन वर्क इज नॉट डन टाइम वाइज सिविल सर्वेंट। तो जब ये एक सिटीजन जो है वर्क डन नहीं कर पाता है टाइम पे सिविल सर्वेंट, तो दे से इट रिकॉर्ड टू द इशूइंग ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट, license to start or expand business and industry, construction, license for imports or exports, and payment for goods or service proceed by the government. गवर्नमेंट ये सब चीज़ें जो है करती है। और पीपल अफेक्ट बाय द डेलिब्रेट नेगलेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल आर कंपल्ड टू पे स्पेंड मनी टू गेट देयर legitimate demand met, resulting into a high level of corporation. Work life imbalance. तो जॉब परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पर्सनल वर्किंग इन और ऑर्गेनाइजेशनल एंड देयर कंट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन देयर कॉम्पिटेंस। जो कॉम्पिटेंस होता है, जो कंपटीशन मतलब जो कंपटीशनल होता है, जिसके साथ आपको कंपटीशन हो, एटीट्यूड एंड ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी होती है। व्हेन आर ऑर्गेनाइजेशन गिव टू इट्स एम्प्लॉय एडिक्वेट टाइम और हेल्थ फैमिली एंड हैप्पीनेस नीड्स, देयर मोटिवेशन इंक्रीजेज, उसके मोटिवेशन जो है बढ़ते हैं। हाउएवर देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे सेवरल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि exact excessive work from their employees without giving them adequate time for meeting their own personal needs. तो ये कुछ 3 टाइप्स के हैं। वर्क ओरिएंटेशन, नेगलेंस इन प्रिपेयरिंग टू डू लिस्ट, जो कि हमने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, पहले को पढ़ के हम ये अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रायोरिटाइजिंग ऑफ टास्क, जो कि इसके अंदर क्लियर किसने, टास्क स्टेट और रिजल्ट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। अब टास्क दैट आर अर्जेंट थ्रू थॉ द इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। टास्क दैट मे नॉट अर्जेंट बट आर इम्पॉर्टेंट टू बी परफॉर्म, टास्क अगर अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है परफॉर्म करना। टास्क दोज आर नीदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट, अगर अर्जेंट नहीं है तो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। राइट जॉब एंड रॉन्ग टाइम, अगर राइट जॉब हो और रॉन्ग टाइम हो तो ये भी जो है प्रॉब्लम फेस करती है। हार्ड वर्क रैदर देन स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बात करते हैं। सॉरी,
तो अब जो है एटीट्यूशनल डायमेंशन इसकी है। तो ये पोर वर्क कल्चर इसके अंदर आ गया। पहले इसकी जो है पोर वर्क कल्चर इसके अंदर आ गया। लो पंचुअलिटी, अगर लो पंचुअलिटी है मतलब टाइम मैनेजमेंट की कोई कदर नहीं है, पंचुअल नहीं हो तुम, रेगुलर नहीं हो, तो ये भी इसका है डायमेंशन। और ये दो चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो फंक्शनल स्टाइल, अब इसको हमने ज़्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि कुछ कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमने पढ़ ली हैं, और उसके बाद जो है जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी है उसको मिला के आप इस आंसर को भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं पढ़ी भी हैं। और इसके जो पॉइंट्स अगर आप खाली याद करेंगे ना, मतलब सिर्फ पॉइंट, तो आप इसका कुछ ना कुछ बना ही लोगे, तो इसकी वजह से आपको आंसर अच्छे से कर सकते हैं। अब फंक्शन स्टाइल क्या होते हैं, तो एम्बिगिटी अबाउट डेडलाइन, प्रोकास्टिनेशन, तो ये कुछ, और पार्किंसन लॉ है इसका, लैक ऑफ टाइम एडिटिंग है, प्लानिंग सिस्टम है। अब प्लानिंग सिस्टम को किस तरह से डील किया जाता है, एडिक्वेट प्लानिंग, इनएडिक्वेट एवेल्यूएशन, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। अब स्ट्रक्चर और प्रोसेस क्या है, पोर सिस्टम मैनेजमेंट, अगर पोर सिस्टम मैनेजमेंट है तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोर टाइम मैनेजमेंट इज द रिजल्ट पोर स्टाइल मैनेजमेंट, उसका रिजल्ट भी जो पोर ही आएगा। इनएडिक्वेट डेलीगेशन, और टाइम वेस्टर, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है, तो अनप्रोडक्टिव एंड डायलेटरी मीटिंग्स, लॉ ऑफ थिंकिंग टाइम, नहीं लैक ऑफ थिंकिंग टाइम। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने ध्यान से इसको नहीं देखा है, कुछ सम पॉइंट्स जो हमने देख लिए जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब स्ट्रेस एंड हेल्थ अफेक्ट हेल्थ, जॉब परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप्स, क्या क्या हेल्थ पे। अब इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ, इफेक्ट स्ट्रेस का फिजिकल हेल्थ पे क्या पड़ता है, जो कि हमने पहले भी ये चीज़ें पढ़ ली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमने इसको अच्छे से देखना चाहिए, बस हम थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्योंकि हमें जो है हेल्प हो जाएगी हमें। मेन आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 में हमने अच्छे से उसके ये भी देखे, और यूनिट मतलब हमने उसके अंदर, अब इसके अंदर भी यूनिट 1 यूनिट 2 जो ब्लॉक 2 है उसके अंदर वो 2 यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अब देखो, एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्क स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ, जो कि एक्सप्लेन करना है कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्क स्ट्रेस एंड फिजिकल हेल्थ। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस, ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप एट वर्क, क्या इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिन कीजिए, बताना है आपको रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप और वर्क प्लेस में, मतलब क्या इफेक्ट पड़ा स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस, यानी कि स्ट्रेस की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है आपके वर्क प्लेस पे जो रिलेशनशिप होती है आपकी। अब डायरेक्ट ऑफ नहीं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेस का जो इफ़ेक्ट है फिज़िकल हेल्थ पे क्या होता है। स्ट्रेस एंड फिजिकल एलिमेंट्स, मेडिकल साइंटिस्ट हैव प्रोवाइडेड एविडेंस with respect to the relationship between stress and various physical elements such as coronary heart disease, यानी कि हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, और अल्सर्स, डायबिटीज़, और आर्थराइटिस, और cirrhosis ऑफ लीवर, लंग्स डिजीज़, बैकेज, हेडेक एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं, जो कि स्ट्रेस एंड फिजिकल अलाइनमेंट के अंदर आता है। अब कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी इसके अंदर ही आते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO ने बताया है 2020 में अमंग द टॉप 10 रीज़न ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से मतलब टॉप 10 रीज़न होते हैं डेथ के। हार्ट डिजीज़ एंड रिमेन द मेन कॉज ऑफ डेथ, जो कि हार्ट डिजीज़ जो है वो एक मेन काज होता है डेथ का, एंड लास्ट टू
decades. Currently in represent 16% ऑफ टोटल डेथ ग्लोबली. 16% जो है टोटली डेथ ग्लोबली होती हैं. और द नंबर ऑफ डेथ हार्ट डिजीज रिलीज मोर देन 2 मिलियन सिंस. मतलब सबसे ज़्यादा जो है ग्लोबली तो कम ही होती हैं, मतलब सिर्फ 16% होती है, और बाकी जो है बहुत सारी 2 मिलियन सिंस 2000 नियरली 9 मिलियन इन 2019 जो है पीपल डेथ हुई है. किसकी वजह से? हार्ट की वजह से. मोस्टली बायोमेडिकल रिसर्च एज फोकस ऑन द फिजिकल बेसिस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम. हाउ एवर कंटेम्प्रेरी रिसर्च, तो कार्डियोवेस्कुलर जो है हार्ट प्रॉब्लम जिसके अंदर आते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई रेट होता है डेथ का. रिलेशनशिप ऑफ कॉर्टिजोल टू फ्यूचर हेल्थ रिस्क. तो it is well known the people who display inflected cortisol response to stress are at higher risk of future alignment, जो कि फ्यूचर अलाइनमेंट पर हाई रिस्क होता है. However, recent findings have concluded that even low or blunted cortisol reactivity to stress रेटेड टू हाई लेवल ऑफ क्रोनिक डिजीज, जो कि हाई लेवल पे क्रोनिक डिजीज होते हैं. इंक्रीज रिस्क ऑफ नेगेटिव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स, जो कि इंक्रीज करता है नेगेटिव इफेक्ट होता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है. अब पेपेटिक अल्सर इसके अंदर आता है. क्या? रिलेशनशिप ऑफ कॉर्टिजोल है, जिसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं. पेपेटिक अल्सर और एलर्जीज आती है इसी के अंदर. अस्थमा इसी के अंदर आता है. अस्थमा जिसको होता है जो है. परसिस्ट हेडेक होती है जो ये 4 पॉइंट जो इसके अंदर दिए हैं, जो कि रिलेशनशिप कॉर्टिजोल ऑन फ्यूचर हेल्थ रिस्क जो होती है रिलेशनशिप इसके अंदर. पेपेटिक अल्सर होता है, जो कि पेपेटिक अल्सर अपीयर व्हेन एक्सेस गैस्ट्रिक जूस आर रिलीज टू डाइजेस्ट फूड. ये कब होता है? जब गैस्ट्रिक जूस जो है रिलीज होता है डाइजेस्ट फूड पे. तो दिस काइंड ऑफ अल्सर इज कॉल्ड द स्ट्रेस अल्सर. अल्सर जो होता है मतलब जो स्टमक इन्फेक्शन होती है और अल्सर उसको कहते हैं. एलर्जी भी होती है, बहुत टाइप की एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से ये भी इसके अंदर आती है. अस्थमा प्रॉब्लम, जो कि सांस में प्रॉब्लम होती है. और परसिस्ट हेडेक जो होती है, मतलब हमेशा पेन, जो माइग्रेन पेन इसको कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक तगड़ी वाली जो है दर्द होती है. तो इसी के अंदर जो इसके पॉइंट हैं. सम अदर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, जो और कुछ भी जो है अदर इफेक्ट जो इसके अंदर होते हैं, ये जो कि स्ट्रेस की वजह से हेल्थ पे जो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम इसके अंदर आती हैं. तो इसके पॉइंट्स हैं, तो ये आपने पढ़ लिए हैं. अब इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस, क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस पे स्ट्रेस का? तो अ नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप, अ पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, अ curvilinear यू शेप्ड रिलेशनशिप एंड नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू. तो ये सब जो है चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं. और नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन जॉब स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस वाज कंसीडर्ड. तो जब देखो, अगर मतलब आपको स्ट्रेस होगा तो आप अच्छे से जॉब तो कर नहीं पाओगे, परफॉर्मेंस बेटर तो हो नहीं पाएगा. बेसिकली नॉन फंक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल. तो ये आप अच्छे से काम तो कर नहीं पाओगे, तो आपको भी जो है आप अच्छे से ना कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे काम पे. तो इस वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम नेगेटिव चीज़ें होती हैं. और द सपोर्टिव ऑफ ए पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन जॉब स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस. लुक प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो कि डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और चैलेंज होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में. प्रोडक्टिव एक्शन एंड बेटर परफॉर्मेंस एंड पर्पस दैट लो लेवल ऑफ स्ट्रेस जब होता है, ये मेन चीज़ें क्या, किस चीज़ की वजह से? स्ट्रेस की वजह से आपको क्या असर पड़ता है, आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, आपके काम पे, प्रोफेशनल लेवल पे या परफॉर्मेंस पे. अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या क्या जो इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या आपको मतलब डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं. 4 टाइप जो इसके अंदर दी हैं इन्होंने.
तो आप ये खुद से भी कुछ चीज़ें लिख दें। चैलेंज हाइंड स्ट्रेस मॉडल एंड इट्स रिलेशनशिप टू परफॉर्मेंस। जो चैलेंज है एक हाइंड रेन स्ट्रेस मॉडल, तो अभी हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। अब इसमें जो है फुल ऑफ जो है इसके बारे में दिया है, डिस्कशन दिया है। तो सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एट इट्स रिलेशनशिप टू परफॉर्मेंस, तो ये भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप खुद से ये चीज़ लिख पाओगे। ठीक है। अफेक्ट ऑन ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप, तो स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप पे क्या अफेक्ट पड़ता है, तो ये चीज़ें आपने खुद से लिख लेनी है। इसमें ज़्यादा करने की इतना दिमाग तो आपके पास भी है, तो आप खुद से भी ये चीज़ें कर पाओगे। ठीक है। तो ये कुछ आपका ब्लॉक 2 था जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो जो कि एक्सप्लेन द डिमांड कंट्रोल सपोर्ट मॉडल, ऐसे वैसे आया तो नहीं है ये अभी तक। तो कुछ कुछ चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं, पहले जो मेन थे ना हमने देख ली हैं, उसका जो हिंट देख के आप जो है आंसर अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, पहले हमने चीज़ें अच्छे से देख ली हुई हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।